ये जो छोटा सा जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं ना, यहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो एक समय पर अमेरिका और पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता था। कुछ ऐसा जो एक ही झटके में करोड़ों अमेरिकी लोगों की जान ले सकता था और एक वर्ल्ड वॉर 3 को जन्म दे सकता था। जिस राज को छिपाने के लिए अमेरिका की मिलिट्री ने इस पूरे खेत को छोड़कर केवल इस छोटे से जमीन के हिस्से को ही खरीद लिया है और इस खेत के मालिक को ये कड़े आदेश दिए गए हैं कि वो कभी भी इस छोटे से एरिया पर खेती नहीं कर पाएगा और ना ही इसको वो छू सकता है। लेकिन क्यों? आखिर क्या खास है इस छोटी सी जगह में? आखिर ऐसा कौन सा राज यहाँ पर दफन है? वेल सो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। 24 जनवरी 1961 अमेरिका के कुछ सबसे एडवांस प्लेन्स में से एक बोइंग B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ रहा था, जिसकी फ्यूल कैपेसिटी 1.5 लाख किलोग्राम की थी। यानी ये अकेला जहाज 22 अडल्ट अफ्रीकन हाथियों के वेट जितना फ्यूल कैरी कर सकता था और इसकी इसी कैपेबिलिटी का फायदा उठाते हुए इस एरिया में उड़ने वाले आसपास के प्लेन्स एंड फाइटर जेट्स भी इससे रीफ्यूलिंग के जरिए फ्यूल भर लेते थे। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब एक पास के एरिया में उड़ रहे एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग की जरूरत हुई, तब उसने बोइंग B-52 को कांटेक्ट किया और दोनों पायलट्स की बातचीत के बाद रिफ्यूलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। अब रिफ्यूलिंग की ये प्रक्रिया काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसमें कई कॉम्प्लिकेशंस का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्यूल लीकेजिंग, क्योंकि फ्यूल लीकेजिंग से प्लेन में मिड एयर में आग लगने या फिर ब्लास्ट होने का डर बना रहता है और रिफ्यूलिंग के दौरान इस तरह का लीकेज सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों प्लेन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। एंड उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि रिफ्यूलिंग के दौरान B-52 एयरक्राफ्ट के राइट विंग से फ्यूल लीकेज होने लगा। अब पायलट स्कॉट ट्यूलॉक को जैसे ही इस बात का अंदाजा हुआ, उन्होंने तुरंत रिफ्यूलिंग मिशन अबॉर्ट किया और इस प्रॉब्लम की जानकारी ग्राउंड कंट्रोल को दी। इसके बाद में ग्राउंड कंट्रोल ने पायलट को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो होल्डिंग पैटर्न के द्वारा अपना एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करे एंड देन किसी पास के एयरफील्ड पर लैंड करे। क्योंकि देखो, इस एक्स्ट्रा फ्यूल के साथ लैंड करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, खास करके फ्यूल लीकेजिंग के दौरान, जिससे लैंडिंग के दौरान फ्रिक्शन से एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो सकता है। अब ग्राउंड कंट्रोल की बात को मानते हुए पायलट स्कॉट ट्यूलॉक ने काफी देर तक आसमान में होल्डिंग पैटर्न में फ्लाई किया, पर देखते ही देखते उनकी फ्यूल लीकेजिंग की प्रॉब्लम बढ़ती ही चली गई और पायलट का जल्द ही ध्यान गया कि फ्यूल लीक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 3 मिनट्स के होल्डिंग पैटर्न में उनका ऑलमोस्ट 17,000 किलोग्राम हाईली फ्लेमेबल जेट फ्यूल जमीन पर गिर चुका है। लेकिन ये एक बड़ा इश्यू नहीं था, क्योंकि असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है। अब B-52 एयरक्राफ्ट के पायलट के पास इतना भी फ्यूल नहीं था कि वो सबसे पास के एयर बेस तक जाकर प्लेन को लैंड कर सके। प्लेन इस समय 3000 मीटर यानी कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर था। फिर भी पायलट एयरक्राफ्ट को पास के एयरफील्ड की ओर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके हाथ में केवल उस प्लेन के अंदर मौजूद 8 लोगों की जान ही नहीं थी, बल्कि उसके हाथ में पूरी दुनिया का भविष्य था, खास करके अमेरिका के ऑलमोस्ट 17 करोड़ लोगों का। लेकिन पायलट की ये कोशिश जल्द ही नाकामयाब हो गई, क्योंकि मिड एयर में ही एक एक्सप्लोजन से प्लेन का एक विंग टूट जाता है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अब प्लेन पर पायलट का कंट्रोल नहीं था और प्लेन तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। लेकिन आखिर इस प्लेन के क्रैश होने से 17 करोड़ अमेरिकन और दुनिया के अरबों लोगों का भविष्य कैसे इफेक्ट हो सकता था? वेल, इन रियलिटी B-52 प्लेन क्रैश केवल अमेरिका के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री के लिए सबसे डरावना इवेंट बन सकता था, क्योंकि ये B-52 कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था, बल्कि ये एक खास सीक्रेट मिशन पर था, जिस मिशन के लिए इस प्लेन के अंदर मानव इतिहास के सबसे डिस्ट्रक्टिव 2 3.8 मेगाटन्स के हाइड्रोजन बॉम्ब थे, जिसमें हर एक बम में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए यूरेनियम फिजन न्यूक्लियर बॉम्ब से 200 गुना ज्यादा पावर थी, जो किसी सिटी को ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री एंड इवन कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं। अमेरिका के गोल्ड्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना के ऊपर आसमान में उड़ रहे B-52 एयरक्राफ्ट के क्रैश होने और उससे भी ज्यादा उसमें रखे दोनों हाइड्रोजन बम के फटने से पूरा अमेरिका आज दुनिया के नक्शे से मिट सकता था। अब जरा आप 24 जनवरी 1961 के उस दिन अमेरिकन गवर्नमेंट की सिचुएशन को इमेजिन करिए, जब ये प्लेन अपना एक विंग खो चुका था और अनकंट्रोल्ड वे में 2 हाइड्रोजन बमों के साथ जमीन की ओर बढ़ रहा था। अब ये सोचकर ही डर लगता है, पर आखिर अमेरिका ने इन 2 घातक हाइड्रोजन बम से अपने आप को कैसे बचाया? लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि आखिर अमेरिका के ये हाइड्रोजन बम आसमान में कर क्या रहे थे? वेल, इसका जवाब है अमेरिकन सीक्रेट मिशन क्रोम डोम।
तो देखो साल 1960s का ये समय कोल्ड वॉर का दौर था, जिसमें उस समय के सोवियत यूनियन यानी कि आज के रशिया और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर टेंशंस अपनी पीक पर थी। दोनों देश लगातार घातक परमाणु बम तैयार कर रहे थे, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स इतने केपेबल थे कि अगर इनसे स्ट्राइक की गई तो दूसरे देश को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। यानी पहले स्ट्राइक में ही दूसरे देश का इतना नुकसान हो जाएगा कि वो वापस स्ट्राइक बैक करने की कंडीशन में बचेगा ही नहीं। और अमेरिका की क्रोम डोम मिशन ऐसी ही सिचुएशन के लिए तैयार की गई थी, जिस मिशन का मेन मकसद था कि अगर पहले सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर अटैक से अमेरिका पूरी तरह खत्म भी हो जाए तो भी अमेरिका का क्रोम डोम मिशन सोवियत यूनियन को भी निस्तो नाबूद कर दे। ये सुनने में काफी स्कैरी साउंड करता है ना, लाइक खून का बदला खून से। वेल है भी, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शायद इसी मिशन ने कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस के बीच वॉर होने से रोका था। तो देखो, क्रोम डोम मिशन काफी सिंपल तरीके से काम करता था, जिसमें अमेरिका के स्ट्रैटेजिक एयर कमांड के 2 बोइंग B-52 बॉम्बर एक के बाद एक 24x7 नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के ऊपर सर्कल में 2 हाइड्रोजन बमों को लेकर लगातार उड़ते रहते थे, ताकि अगर उनका देश अमेरिका किसी बड़े न्यूक्लियर अटैक में खत्म भी हो जाए तब भी अमेरिका के इन बॉम्बर जहाजों में उनके सबसे घातक हथियार सेफ रहे, और वो हथियार इन जहाजों के द्वारा अमेरिका के खत्म हो जाने के बाद जाकर सोवियत यूनियन पर गिराए जाए, ताकि सोवियत यूनियन का भी वही हाल हो। वेल, एज आई सेड बिफोर, ये सुनने में काफी अच्छा प्लान था जिसने वर्क भी किया, लेकिन इस प्लान का एक घातक परिणाम भी था, एक रिस्क कि क्या हो अगर अमेरिका अपनी एक छोटी सी गलती से अपने ही हथियार से अपने ही करोड़ों लोगों की जान ले ले तो। क्योंकि देखो, इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि इस मिशन के लिए अमेरिका के ये दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार उनके खुद के लोगों के ऊपर 24 घंटे 7 दिन उड़ रहे हैं, और 24 जनवरी 1961 के दिन ये बुरा सपना रियलिटी के काफी करीब पहुंच गया था। तो 24 जनवरी को 10,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन का एक विंग टूट जाने के बाद जब प्लेन पायलट के कंट्रोल में नहीं रहा, तब तेज हवाओं के साथ प्लेन के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन की ओर गिरने लगे। जिन टुकड़ों के साथ गिरे ये 2 हाइड्रोजन बॉम्ब, जो इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहे थे, उनमें से एक का पैराशूट खुल गया और वो धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ने लगा, जबकि दूसरा हाइड्रोजन बम तेजी से ऑलमोस्ट साउंड की स्पीड से जमीन पर टकराया। अब क्या इनमें से कोई बम फटा? तो साल 2013 में अमेरिका की एक डिक्लासिफाइड न्यूज सामने आई, जिसके मुताबिक इनमें से एक हाइड्रोजन बम फटने और करोड़ों लोगों की जान लेने के काफी ज्यादा करीब था। क्या लगता है आपको, इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन बम होगा? वैसे आप सोच रहे होंगे क्योंकि पहले बम का पैराशूट खुल गया था तो वो तो धीरे धीरे ही जमीन की ओर बढ़ा होगा, और जो तेजी से जमीन से टकराया वो सेकंड वाला बम, उसी के फटने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, राइट? वेल, रॉन्ग, क्योंकि ये लॉजिक सरासर गलत है। तो देखो, हाइड्रोजन बॉम्ब का डिटोनेशन यानी कि धमाके को शुरू करने का प्रोसेस कई अलग अलग स्टेप में काम करता है, जिनमें से सबसे पहली स्टेज होती है उसका पैराशूट खुलना, जिस पैराशूट के 2 काम होते हैं। पहला, बम को ग्राउंड पर टच करने से पहले ही आसमान में ब्लास्ट करना, ताकि जमीन पर रेडियो एक्टिव रेन एंड मैसिव एक्सप्लोजन से मैक्सिमम डैमेज पहुंचे। जबकि पैराशूट का दूसरा काम होता है बम को आसमान से जमीन की ओर छोड़ने के बाद पायलट को धमाके से पहले थोड़ा टाइम देना, ताकि वो ब्लास्ट साइट से दूर जा सके। इन शॉर्ट कहूं तो इन दोनों में से सबसे पहले वाला हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसकी पैराशूट ओपन हुई थी, उसमें फटने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। अब इस समय अमेरिकन अथॉरिटीज को भी सबसे ज्यादा चिंता इसी वाले बम के फटने की थी, इसीलिए सबसे पहले रेस्क्यू मिशन इसी बॉम्ब के लिए भेजा गया, जो कि पैराशूट के जरिए जमीन पर लैंड कर चुका था। लोकेशन को ट्रेस करके इस बम का पता लगाया गया और काफी केयरफुली 3000 किलोग्राम के इस हाइड्रोजन बॉम्ब को वहां से रिसर्च फैसिलिटीज भेज दिया गया, जहां रिसर्च से ये सामने आया कि इस बॉम्ब के केवल एक इलेक्ट्रिक स्विच, जिसे सॉलिटरी स्विच कहते हैं ना, उसके ऑफ पोजीशन में होने के कारण इस बॉम्ब का फायरिंग सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हुआ। यानी डेटोनेशन के सारे सीक्वेंस कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन केवल एक स्विच के ऑफ होने के कारण मेन कोर्स के बीच फिजन रिएक्शन शुरू नहीं हुई, जिसने इस बम को ब्लास्ट होने से बचा लिया, साथ ही साथ करोड़ों अमेरिकन्स को भी। लेकिन यहां पर दूसरे हाइड्रोजन बॉम्ब का क्या हुआ? वेल, ये हाइड्रोजन बॉम्ब प्लेन के आसमान में टूटने के दौरान एक मीटियोरॉइड के जैसे ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से सीधा जाकर जमीन से टकराया था, जिससे ये जमीन को चीरता हुआ उसके 6 मीटर अंदर तक चला गया। और जहां पर ये इंपैक्ट हुआ
वो इसी खेत का ये रीजन था। यह इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि इस इम्पैक्ट में खुद इस हाइड्रोजन बॉम्ब के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और इस बम के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्राइमरी और सेकेंडरी कोर अलग अलग होकर बिखर गए थे। अब रिकवरी टीम ने इनमें से एक प्राइमरी कोर को तो डिटेक्ट करके यहां से निकाल लिया, लेकिन सेकेंडरी कोर को काफी ज्यादा खुदाई करने के बावजूद भी ढूंढा नहीं जा सका। इसके बाद अमेरिकन मिलिट्री एंड गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने इस गड्ढे को भरकर इस पूरे खेत में से सिर्फ इस छोटी सी जगह को खरीद लिया जहां पर यह इंपैक्ट हुआ था, और यहां पर फार्मिंग करने वाले किसान को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि वो इस जमीन के हिस्से में कभी भी फार्मिंग नहीं करेगा, क्योंकि जमीन के इस हिस्से में आज भी कहीं ना कहीं दुनिया के सबसे पावरफुल बमों में से एक हाइड्रोजन बॉम्ब का हाईली रेडियोएक्टिव प्लूटोनियम कोर मौजूद है, जो इन्हीं पेड़ों के नीचे कहीं छिपा हुआ है। इन सब के बावजूद ये स्टोरी हमें काफी हैप्पी एंडिंग लगती है, क्योंकि हम इस मैसिव एक्सप्लोजन और शायद वर्ल्ड वॉर 3 से बच गए। पर क्या सच में ये एक हैप्पी एंडिंग है? वेल, नहीं, क्योंकि इफ यू फॉरगेट कि जिस बोइंग B-52 बॉम्बर से ये दोनों हाइड्रोजन बम जमीन पर गिर रहे थे, उसमें टोटल 9 क्रू मेंबर्स थे। जो प्लेन 24 जनवरी की रात बुरी तरह से डैमेज होकर जमीन की ओर तेजी से गिर रहा था। बम ऑलरेडी जमीन पर गिर चुके थे और पायलट को पता था कि अब जल्द ही प्लेन भी जमीन से जाकर क्रैश हो जाएगा, इसलिए उसने अपने 6 क्रू मेंबर्स को पैराशूट लेकर प्लेन से इजेक्ट करने के लिए कहा, और क्रू मेंबर्स ने ये किया भी। 6 क्रू मेंबर्स ने प्लेन से 9000 फीट पर इजेक्ट किया, जिनमें से 5 लोगों ने सेफ लैंडिंग कर ली जमीन पर, लेकिन एक क्रू मेंबर जमीन पर हार्ड लैंड करता है और उसकी जान चली जाती है। बाकी अभी भी इस गिरते हुए प्लेन में 3 पायलट बचे हुए थे, और जैसे ही B-52 जमीन से टकराया, उनमें से 2 पायलट की भी इंस्टेंट डेथ हो गई। पर थर्ड पायलट लेफ्टिनेंट एडम मैटॉक्स समहाउ इस क्रैश में सरवाइव कर गए थे। तो अब आप जान चुके होंगे कि आखिर अमेरिका के खेत का ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। वैसे जिस तरह ये अमेरिकन कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी ना, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है अंटार्कटिका के खोज की। अंटार्कटिका, जो कि हमारे सदर्न पोल पर मौजूद एक विशालकाय महाद्वीप है, जिसको खोजना इतना ज्यादा मुश्किल था कि लोगों ने इसमें काफी जान गंवाए थे। इसकी पूरी कहानी को सुनने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को जाकर देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।